आज पुनः जो एचएमआईएस रिपोर्टिंग के बारे में जो बात करना है मुझे, कंटिन्यू मैंने M1 से लेकर के M8 तक की जानकारी हमने पूर्व के वीडियो में साझा किया है। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, एचएमआईएस में M9 से M10 मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे जो शिशु टीकाकरण है, जो चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन का पार्ट है, वो M9 से शुरू होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन में मुख्य रूप से M9 में 9.1 से लेकर के आपका कंटिन्यू चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन प्रारंभ होता है, जहाँ आपको एक-एक एंटीजन को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि किस प्रकार से शिशु टीकाकरण में जो चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन है, उसमें हम मुख्य रूप से टीकाकरण पार्ट को देखते हैं। तो जितने भी जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो बर्थ डोज़ होता है, जैसे चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन विटामिन के, बर्थ डोज़ में विटामिन के जितने बच्चे को लगता है, वहाँ पे हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं 9.1.1 में। 9.1.2 में जो बच्चे बीसीजी, यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन में जितने भी बच्चे लाइव बच्चे होते हैं, उनको 100% हमको बीसीजी टीका लगाना होता है। अब जिन बच्चे छूट गए रहते हैं, उनको 1 साल के अंदर-अंदर बीसीजी लगाने का प्रावधान दिया गया है। तो कोई भी बच्चा बीसीजी टीका से वंचित ना हो, ये विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान में अभी जो डीपीटी 1, 2, 3 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये है, ब्लैंक और ज़ीरो का मैंने पूर्व में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ब्लैंक का मतलब होता है कि वो सर्विसेज़ हमको वो एक्जिस्ट नहीं है, वो अभी सुविधाएँ नहीं देना है, और ज़ीरो अगर है तो वो सर्विस है, लेकिन उस महीने की रिपोर्ट में उसका मतलब वहाँ ज़ीरो संख्यात्मक जानकारी दी गई है। डीपीटी 1, 2, 3 अभी वर्तमान में ये पेंटा में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसीलिए डीपीटी 1, 2, 3 हमेशा ये हमको ब्लैंक छोड़ना है। प्राय ये प्राइवेट अस्पताल और इसमें ये देखने में आता है कि जब रिपोर्टिंग करने के दौरान ये डीपीटी 1, 2, 3 में भी रिपोर्ट कर देते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आपको डीपीटी 1, 2, 3 और आगे जो है हेपेटाइटिस बी1, बी2, बी3 ये दोनों कॉलम को हमको दोनों रो को हमको 0 या ब्लैंक करना है, 0 भी नहीं ब्लैंक करना है, क्योंकि ये अभी एक्जिस्ट नहीं है। इसके जगह में क्या आ गया है? पेंटावेलेंट 1, 2, 3 ये आए हुए हैं। तो आपको पेंटावेलेंट 1, 2, 3 में रिपोर्ट करना है। डीपीटी 1, 2, 3 और हेपेटाइटिस 1, 2, 3 में आपको ब्लैंक रखना है, छोड़ देना है। ठीक है? पेंटावेलेंट 1 और ओपीवी 1 इन दोनों का संबंध है। अगर आप इसके डेटा को देखेंगे तो इन दोनों का आपस में संबंध है। जिनको भी हम पेंटावेलेंट 1 लगाते हैं, उनको हम ओपीवी 1 टीका, ओपीवी का डोज़ हम पिलाते हैं। साथ ही साथ आईपीवी 1 का डोज़ हम टीका हम लगाते हैं। 3 चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। पहला पेंटावेलेंट 1, ओपीवी 1 और आईपीवी 1 ये तीनों का आपस में संबंध है। साथ ही साथ रोटावायरस 1 जो रोटावायरस का जो है वो भी यहाँ पे पिलाते हैं। तो क्या हुआ? पेंटावेलेंट 1, ओपीवी 1, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बोलता हूँ, आईपीवी 1 और रोटावायरस 1 ये एक साथ दिए जाते हैं। जो टीका लगाने का क्रम है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो एक अपना स्वरचित एक कविता भी मैंने लिखा है, कवि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस कविता को भी सुन सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन-सा टीका कौन से सप्ताह में लगता है। पेंटावेलेंट 2 के साथ आपका ओपीवी 2 और आप रोटावायरस 2 ये एक दूसरे के साथ संबंध है। पेंटावेलेंट 3 के साथ ओपीवी 3 और आपका रोटावायरस 3 और आईपीवी 2 ये एक साथ लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन जब करते होंगे, जब डेटा एंट्री करते होंगे, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी बताना है कि ये इस तरह से जो है टीके का आपस में संबंध है। एक टीका लगाते हैं तो उसी दिन हमको उस बच्चे को कौन-सा दूसरा टीका लगेगा, कौन पोलियो पिलाना है, रोटावायरस पिलाना है, ये जानकारी उनको होनी चाहिए और एक साथ जिन भी बच्चे को जो भी आपका ड्यू लिस्ट बनता है या जो आप बच्चों के टीकाकरण का जो भी एचएनडी सेशन साइट में जब आप जाते हैं,
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपका रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो ठीक हो सके। चाइल्ड इम्यूनेशन में पीसीबी 1, पीसीबी 2 और पीसीबी बूस्टर ये भी वैक्सीन जो है अभी प्रचलित में आ चुका है। चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन 9 टू 11 मंथ में जो एमआर का फर्स्ट डोज़ लगता है, वो जो मीज़ल्स जो रूबेला का फर्स्ट डोज़ एमआर का फर्स्ट डोज़ जो होता है, वो रिपोर्ट होता है। अभी मीज़ल्स फर्स्ट डोज़ और मीज़ल्स सेकंड डोज़ ये अभी बंद हो चुके हैं। इसकी जगह में एमआर आ चुका है। अभी हमारे यहाँ जेईई नहीं है, तो हम लोग इसको जेईई में नहीं लगा रहे हैं। यहाँ जो जितने भी बच्चे जो आपके फुली इम्यूनाइज़ हुए हैं, जिनको मीज़ल्स तक के पूरे टीके लग जाते हैं, उसमें से मेल और फीमेल कितने हैं, वो डाटा यहाँ पे देना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो फुली इम्यूनाइज़ बच्चों की संख्या जो एमआर मीज़ल्स से लगा हुआ है, वो 13 है। तो यहाँ पे मेल 6 हैं और फीमेल 7 है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे फुली इम्यूनाइज़ेशन की संख्या दी गई है। अभी एक और आईपीवी 3 जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है और जनवरी महीने में ये चालू हो गया है। जनवरी महीने के बच्चे को वो लगना शुरू हो गया है। तो ये जब आगे जब आप फरवरी के रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी ये डेटा रिपोर्ट होगा। जिनको एमआर लगेगा उनको आईपीवी 3 वैक्सीन भी लगेगी। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे चिल्ड्रन गिवन फॉलोइंग वैक्सीनेशन आफ्टर 12 मंथ। ऐसे बच्चे जो 9 माह के में कवर नहीं होते हैं और बार जिन जो छूट गए रहते हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो छूटे हुए बच्चे होते हैं, वो बच्चों को जब हम 12 मंथ में अगर कोई केसेस आते हैं जिनको हम एमआर का टीका लगाते हैं और जेई का टीका लगाते हैं, तो वो उन बच्चों को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 12 मंथ हू रिसीव्ड, यहाँ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन मीजल्स रूबेला सेकंड डोज जो 16 से 24 माह वाले होते हैं, जिनको मीजल एमआर सेकंड डोज की हम बात करते हैं, उनका संबंध जो है डीपीटी 1 बूस्टर डोज से है और ओपीवी बूस्टर डोज। जब एमआर सेकंड डोज का लगता है, तो उस समय हम ओपी डीपीटी फर्स्ट बूस्टर और ओपीवी बूस्टर डोज हम लगाते हैं। ठीक है? एमएमआर जो है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन अभी हमारे यहाँ है नहीं, तो ये अभी प्राइवेट वगैरह में लगता है जहाँ कहीं पे मिलता है, पर हमारे यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। जेईई भी हमारे यहाँ नहीं है, तो हम रिपोर्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। जहाँ-जहाँ पे जेईई का लगता है, वो जेईई भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 23 मंथ हू रिसीव, जैसे कई बार 23 मंथ के जो अधिक बच्चे हैं, उनको टाइफाइड का टीका लगता है। अम, जैसे 5 ईयर बच्चे हैं जिनको डीपीटी 5 लगता है, 10 साल के जो बच्चे होते हैं टीटी 10 लगता है, टीडी 10 है और जो 16 साल के बच्चे हैं उनको टीटी टीटी 16 लगता है। तो इस तरह से ये टीकाकरण का शेड्यूल है। हम विटामिन के से शुरू करके आप टीटी 16 तक के जो वैक्सीन का आपको यहाँ पे अलग-अलग टीके लगते हैं। मुख्य रूप से यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है 9.6 में, जहाँ एईएफआई प्रकरण की बात की गई है। यहाँ भी कई बार कई हमारे डेटा फील्ड में काम करने वाले ध्यान नहीं देते हैं और एंट्री करते हुए डेथ में रिपोर्ट कर देते हैं, एब्सेस में रिपोर्ट कर देते हैं। एब्सेस तो हो सकता है, एब्सेस में आ सकता है फिगर, क्योंकि किसी को फोड़ा हो गया, तो वो रिपोर्ट आ सकता है। लेकिन डेथ में अगर कोई विशेष रीज़न हो, अगर एईएफआई डेथ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले ऑडिट करा लें, देख लें और उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद उसको रिपोर्ट करें। एईएफआई में अदर केस में जैसे होता है, तो वो आप अदर केस में रिपोर्ट कर सकते हैं। 9.7 में नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन सेशन, ये जो इम्यूनाइजेशन सेशन आपके जो कार्यकर्ताओं द्वारा प्लान किया जाता है, जितना प्लान करते हैं उतना हेल्ड होता है। प्रायः ये देखा जाता है कि कभी-कभी प्लान से ज़्यादा हेल्ड बता दिए, हेल्ड कम बता दी। वही प्लान किए हो तो हेल्ड होता है, उसी दिन हेल्ड नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपने वो हेल्ड करते हैं। तो ये प्लान और हेल्ड लगभग-लगभग बराबर होंगे, इसको भी आपको वैलिडेशन के रूप में देखना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसी को रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन सेशन वेयर आशा वेयर प्रेजेंट, कितने इम्यूनाइजेशन सेशन जो आप हेल्ड किए हो, उसमें से कितने जगह आशा उपलब्ध रही। यहाँ मुख्य रूप से जितना हेल्ड हुए, जो उतने में ही तो आशा जाएगी ना, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कभी-कभी क्या करते हैं, हम आशा प्रेजेंट में आशाओं की संख्या को एंट्री करते हैं, पर यहाँ ध्यान दीजिए नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन सेशन की बात की गई है, न कि आशा की। ठीक है? उसके बाद आगे आते हैं 9.8 में।
9.8 में विटामिन जो डोज़ है, जो बच्चे रिसीव विटामिन ए1 डोज़ रिसीव करते हैं 9 मंथ से 5 ईयर के बच्चे, उसका रिपोर्ट करना है। इसमें मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से पूरे 9 डोज़ तक रहता है। पर यहाँ रिपोर्ट मुख्य रूप से विटामिन ए1 डोज़ एंड विटामिन ए1 5 डोज़ और विटामिन ए 9 डोज़। इस तरह से आपको 3 कैटेगरी में रिपोर्ट करना है। विटामिन डोज़ 1 का संबंध एमआर1 से रिलेटेड है, जिसको एमआर1 लगता है उसको विटामिन डोज़ 1 भी आपको दिया जाना है। इस प्रकार से विटामिन की आप एंट्री करिए। यहाँ जो डेटा रिपोर्ट आपका एक आता है देखिए पीएससी लेवल में, ये कभी-कभी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 टू 59 मंथ प्रोवाइडेड 8 टू 10 डोज़ अर्थात 1 एमएल ऑफ आईएफए सिरप बाइवीकली। यहाँ 9 बच्चों को हम बाइवीकली दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। जबकि ये रिपोर्ट जो है ऐसे बच्चे जो आपके 6 टू 59 मंथ के हैं, वो हमेशा मतलब एक बार जैसे आपने बॉटल दे दिया, आईएफए की सिरप दे दिया, तो उसको हर सप्ताह उसको पीना है। तो यहाँ पे जितने बच्चे आपके टारगेट थे, उन सभी को आपने आईएफए सिरप दिया है, तो सभी टारगेट बच्चे आएँगे क्योंकि हर बार वो बच्चे बाई-वीकली पिएँगे। यहाँ पे इस जो है इस रिपोर्ट को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात किया गया है। नंबर ऑफ पढ़िए कॉलम को अच्छे से पढ़िए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 टू 59 मंथ 6 से 59 महीने के इतने बच्चे जिनको 8 टू 10 डोज़ अर्थात 1 एमएल ऑफ आईएफए सिरप सप्ताह में मतलब बाई-वीकली हर सप्ताह दिया जाता है, ठीक है? तो उसको आपको यहाँ बच्चों की संख्या लिखनी है, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं, उनकी संख्या आएगी और हर बार पीते हैं वो, उनकी संख्या आएगी, ठीक है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको देना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 12 टू 59 मंथ प्रोवाइडेड एल्बेंडाजोल। तो जो 12 से 59 साल के बच्चे हैं, 59 साल बोलता हूँ सॉरी, 12 से 59 महीने के जो बच्चे हैं जिनको एल्बेंडाजोल की टैबलेट दिया गया है, ऐसे बच्चों की संख्या यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर ऑफ सेवेरली अंडरवेट चिल्ड्रन प्रोवाइडेड हेल्थ चेकअप 0 टू 5 ईयर मत ऐसे बच्चे जो 0 से 5 साल के जो अंडरवेट हैं, जिनको जब जो आपने ट्रीटमेंट दिया, उनको आप स्वयं के लिए रेफर किया, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको आपने हेल्थ चेकअप किया, उनकी संख्या यहाँ पे आपको देनी है। तो ये 9.1 से लेकर के 9.11 तक की पूरी जानकारी जो है, वो बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है। इसमें आपको थोड़ा-सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है 9.9, 9.10 और 9.11 ये 3 कॉलम ऐसे हैं जो आपको अ, विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि इसमें सेम बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हो, एल्बेंडाजोल की टैबलेट की बात हो, चाहे आईएफए सिरप की बात हो। यहाँ पे इसको थोड़ा-सा आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। M10 में जब जाते हैं तो बच्चों का बीमारी है 0 से 5 साल के ऐसे बच्चे जो चाइल्डहुड डिसीज़ जैसे निमोनिया, अस्थमा, सेप्सिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस नियोनेटल, ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट प्लेसिव फॉर एएफपी, मीजल्स, मलेरिया, डिप्थीरिया, डायरिया रेस्पिरेट एआरआई जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन एडमिटेड विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चाइल्डहुड डिसीज, सेवियर एक्यूट malnutrition, शैम। तो ये अगर आपके हॉस्पिटल में, आपके सब सेंटर पीएससी में अगर चाइल्डहुड डिसीज के बच्चे 0 टू 5 ईयर के अगर आइडेंटिफाई होते हैं, तो जिस भी कैटेगरी के जैसे 10.1 से 10.14 तक के, उस कैटेगरी में आपको उसको डिफाइन करना है। तो ये आज मुख्य रूप से जो हमने बात किया है M9 एंड M10 M9 इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है और M10 जो है वो आपके बच्चों के चाइल्ड डिसीज से रिलेटेड है। तो मुख्य 2 बातें हैं, आपको इस एंट्री को गंभीरता से लेना है, समझना है और जो आपकी सर्विसेज़ जो आपके अस्पताल में, जो आपके फैसिलिटी में सर्विसेज़ दी जा रही है, उसी सर्विसेज़ को ही आपको रिपोर्ट करना है। तो बनिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम आपको बताएँगे पार्ट ए M11 M13 इसको भी आप समझेंगे और आसानी से एचएमआईएस रिपोर्ट को आप फुलफिल करेंगे। हमने एचएमआईएस रिपोर्ट को टुकड़ों में बताने का प्रयास किया है कि छोटे-छोटे 10-15 मिनट आप निकाल करके एक-एक एंटीजन को बेहतर तरीके से समझ सकें, कौन से कंपोनेंट में कौन से पॉइंट में कौन सा इंडिकेटर आ रहा है, उसको भी आप आसानी से समझ सकें। तो आपने अभी देखा पार्ट ए M9 M10
मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आप और एचएमआई से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं, ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा हर कार्यकर्ता के हाथों तक पहुँचाइए ताकि वो एचएमआईएस रिपोर्ट को आसानी से वो भर पाएँ।